Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of this important platform Maths Box. I'm here to deliver lecture number 4 of mechanics that will deal with tangential and normal components of velocity and acceleration. Students, हमारी डिस्कशन चल रही थी मैकेनिक्स से चैप्टर नंबर 7 काइनेमेटिक्स पर, जिसके हम लोग नियर अबाउट 3 लेक्चर्स में प्रीवियस इसी चैप्टर का कुछ पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं. आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर से रिलेटेड. आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है और एक एग्जांपल करवाई जाएगी आपको. तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन आपके पास आ सकता है डिराइव, क्या कहते हैं आपको, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स. नॉर्मल कंपोनेंट्स में आधा वर्ड लिख रही हूँ, किसके लिए? वेलोसिटी के लिए और किसकी? एक्सेलरेशन के लिए. क्या आपने टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स निकालने हैं किसके? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए. प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. मैं यहाँ पर एक फिगर बनाने लगी हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कह दूँ कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है, या आपके पास एक्स एक्सिस है, या आपके पास वाई एक्सिस है, या आपके पास ओरिजिन है. फॉर एग्जांपल पॉइंट यहाँ पर पी है जिस पर पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास आर है. वो पार्टिकल मूव करता करता यहाँ पहुँच गया है, ये पॉइंट है आपके पास क्यू. तो इसका पोजीशन वेक्टर थोड़ा सा चेंज होगा. वो इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर होगा आर प्लस डेल आर. ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हुए उसको कोई ना कोई, ये सर्कुलर ट्रैक में ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है, कोई ना कोई उसको वक्त भी लगा, कुछ ना कुछ उसने डिस्टेंस भी कवर किया. जो डिस्टेंस कवर किया वो डेल एस है और जो टाइम लगा वो डेल टी है. और अगर हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, कि अगर हम इसको माइन्यूट करने की कोशिश करें, तो ये एक तकरीबन स्ट्रेट लाइन बनती है. थोड़ा मैंने जूमैटिक उसमें बना दिया है, ठीक है, लेकिन जब आप पी और क्यू का डिस्टेंस बहुत कम करेंगे तो ये तकरीबन ये जो पी क्यू का आर्क है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन जो होगी वो बनेगी. ठीक है, अब इसको देखें और इनके दरमियान में जो आपके पास एंगल है वो आपके पास क्या होगा? वो डेल साई होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं कि लेट पी आर एंड क्यू, लेकिन वो आर नहीं है, आर प्लस डेल आर बी पोजीशंस ऑफ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन. वो लिख लीजिएगा, ठीक है. चल लिख देती हूँ, मूविंग इन एक्स वाई प्लेन. ठीक है, आगे लिख लेते हैं एट टाइम टी एंड टी प्लस डेल टी. ठीक है, और पी क्यू आपका आर्क किसके इक्वल है? डेल एस के इक्वल है. ठीक है, लेंथ ऑफ आर. ठीक है, आपके पास फिर वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी बेसिकली होगी डी आर बाई डी टी. ठीक है, और यहाँ पर तो आर्क लेंथ एस पे डिपेंड कर लिया, तो चेन रूल लगेगा डी आर बाई डी एस और डी एस बाई डी टी. तो इसको आप अगर मज़ीद देखें तो वो आपके पास डी आर बाई डी एस तो ऐसे ही रहेगा, और जिसका टाइम डेरिवेटिव होता है वो किस में चेंज हो जाता है? डॉट में, या आप इसको कह सकते हैं ये वेलोसिटी है. तो यहाँ पर आपके पास ये आपके आ जाएगा वेलोसिटी. ठीक होगी बात? तो ये आप इक्वेशन नंबर 1 कह के इसको स्टॉप कर दें. अब जो डी आर बाई डी टी है ये तो आपके पास ये आ चुका है डी आर बाई डी एस इंटू वी. अब इसमें ये जो डी आर बाई डी एस आया है ये क्या है? ये देखें, ये डी आर बाई डी टी है, ये डी आर बाई डी एस है. ये जो डी आर बाई डी एस आया है ना, ये बेसिकली पैरेलल है किसके? टेंजेंट एट पॉइंट पी. मतलब मैं कोई अगर टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर पॉइंट पी के, टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, टी टी हैट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल है. ठीक है, इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर है? ये वाला, जिसको मैं ये रेड कलर में क्या करने लगी हूँ? ये करने लगी हूँ डी आर बाई डी एस, जो बेसिकली ये पैरेलल है किसके? टेंजेंट एट पॉइंट पी.
और जब कभी भी आपके पास ये जो डेल एस है ये अप्रोच कर जाए किसको, ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, तो इन दोनों का डिस्टेंस इतना माइन्यूट हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि ये जो आपको खम सा नज़र आ रहा है, जो आर्क सी नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जब डेल्टा एस अप्रोच करे ज़ीरो को तो पी क्यू आर्क जो होगी वो पी क्यू लाइन के बराबर होगी, लाइन सेगमेंट के बराबर होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि डी आर बाई डी एस क्या। अब मैंने बेसिकली निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी एस, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाय डी एस। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाय डी एस बेसिकली वो आपके पास है किसके, 1 के। क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। किसके इक्वल, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर के इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड इसका किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो मैं यहाँ पर इसको बेसिकली लिख भी देती हूँ कि किस तरीके से ये आया है। डी आर बाई डी एस का मैग्नीट्यूड दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा एस। अब डेल्टा आर आपके पास क्या है, वो पी क्यू लेंथ है, ठीक है, और डेल्टा एस क्या है, वो आपके पास आर्क है, और इसके साथ यहाँ पर लिमिट एज इट इज़ चल रही है। ठीक है, जब लिमिट चल रही है डेल्टा एस अप्रोच करेगा ज़ीरो को, तो ये जो आपके पास लाइन है, या नीचे वाले को कह दें, ये जो आर्क है वो बेसिकली लाइन मान जाएगी। मतलब जब मैं इस पर लिमिट अप्लाई कर दूंगी, जो डेल्टा एस अप्रोचेस टू ज़ीरो इसके साथ है, तो ये जो पी क्यू नीचे वाला आर्क है वो भी पी क्यू के ही इक्वल होगा, जो मैंने आपको वर्ड्स में बताया। तो दोनों की कैंसलाइजेशन के बाद आपके पास आंसर क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, फर्दर मोर अब आप क्या कह सकते हैं, अब यहाँ से आप क्या, इसका मैग्नीट्यूड तो आप 1 निकाल बैठे हैं, तो मतलब आप इसका अब वेक्टर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो वो क्या होगा, डी आर बाई डी एस, वो बेसिकली होता है मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन। और डायरेक्शन मैंने आपको बताई है कि इसकी डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग है, तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन डी टी है। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करें तो 1 डॉट टी। तो अब आपने याद रखना है बेसिकली ये जो डी आर बाई डी एस है ये बेसिकली यही टेंजेंट है। मतलब मैं एडिशन कर सकती हूँ फिगर में, टी हैट किसके इक्वल है, डी आर बाय डी एस के इक्वल है। ठीक होगी बात। अब 1 को अगर आप देखें, 1 क्या इम्प्लाई करेगी, फ्रॉम 1, या 1 इम्प्लाई आप कर सकते हैं वो क्या है, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, v है आपके पास, और क्या है, डी आर बाई डी टी है। ठीक है, और साथ में डी आर बाई डी एस का एक्सप्रेशन आप यहाँ पर निकाल चुके हैं, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा टी और वी, टी हैट और वी। इस चीज़ को फर्दर आप लिख सकते हैं वी टी हैट प्लस 0 एन हैट। अब ये जो टी हैट के साथ है ना, ये बेसिकली टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और ये जो एन हैट के साथ है ये नॉर्मल कंपोनेंट है। अब नॉर्मल बेसिकली क्या होता है, जो टेंजेंट के ऊपर 90 का एंगल बना रहा होता है। यहाँ पर जो एक वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा वो एन हैट होगा। तो जब कभी भी अब आपको वो कह देता है कि आप क्या निकालें, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट निकालें किसका, वेलोसिटी का, तो आप क्या करेंगे, आप ये और ये फाइंड आउट करेंगे। मतलब यहाँ से आपने फाइंड आउट क्या कर लिया कि जो आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट है वी टी वेलोसिटी का वो वी ही होता है, और जो नॉर्मल कंपोनेंट वी एन होता है वो 0 होता है। ये तो हमारा काम पूरा हो गया, किसका, वेलोसिटी का काम पूरा हो गया। अब अगर वो आपको कहता है कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालने, तो ऑब्वियसली वो क्या आएगा, ये v का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो वो v ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो कह देता है कि आपको आप निकाल दें कि एंगल क्या बनता है, तो वो एंगल आप tan ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 बाय v आपके पास 0 ही आएगा। ठीक हो गई बात, tan 0 0, tan अल्फा इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमारी अप्रोच होनी है किस पर, एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है, वो देखते हैं कैसे। अच्छा, अब हमारी डिस्कशन चल रही है किस पर, एक्सेलरेशन पर। अब हम सारा काम किसके लिए करने लगे हैं, एक्सेलरेशन के लिए काम करने लगे हैं। सिंस आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन किसके इक्वल आया है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास आया हुआ है वी टी के, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी डी वी बाई डी टी। मतलब आप इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, टी और यहाँ पर वी टी हैट हो जाएगा। ठीक होगी बात। अब इस पर आप प्रोडक्ट रूल लगा लें। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, फर्स्ट का आप डेरिवेटिव ले लें, सेकंड एज इट इज आ जाएगा, प्लस
सेकंड का डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट को एज इट इज कर लें। इसको कोई इक्वेशन डायरेक्ट कह के स्टॉप कर दें क्योंकि मैंने इक्वेशंस के नाम नहीं दिए, ठीक है। अब ये जो टी हैट है, टी हैट तो बेसिकली मैंने आपको बात बताई है कि यूनिट टेंजेंट नॉर्मल है, ठीक है। टी हैट इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। और अगर ये यूनिट वेक्टर है, मैं बेसिकली डिस्कशन पता क्या करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रही हूँ वैल्यू किसकी, डी टी हैट बाई डी टी की। इसकी मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूँ और मेरे पास कोई ना कोई आंसर इसका जनरेट हो जाए। तो उसके लिए मैं सारा प्रोसेस करने लगी हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि टी हैट क्या है, आपके पास यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर हो तो टी हैट डॉट टी हैट किसके इक्वल आएगा, 1। सिंस क्या है, टी हैट इज यूनिट वेक्टर, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी, क्योंकि मुझे डी टी हैट बाई डी टी चाहिए, तो मैं इसका, चले मैं कलर वही रखती हूँ ताकि आपको लगे, पता चले कि ये वही स्टेप चल रहा है। डी बाई डी टी हैट डॉट टी हैट और इसका डेरिवेटिव आ गया 0। यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा डॉट सेकंड एज इट इज आएगा, प्लस सेकंड के लिए भी यही काम होगा, सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा और फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर आप इकट्ठा करें तो आपके पास क्या बनेगा, डॉट क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, आप उसको आगे पीछे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चीज़ लिख सकते हैं। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, टी हैट डॉट टी हैट बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। अब ज़रा यहाँ पर आप गौर करें कि टी हैट और डी टी बाई टी हैट बाई टी टी, ये इनका डॉट 0 है। डॉट तो तब 0 हो सकता है जब आपके पास क्या हो, या तो आपके पास इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 हो, जो कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, या फिर ये दूसरा केस बनता है कि इनका डॉट कब 0 आता है, जब ये परपेंडिकुलर हो। तो हम लोगों ने ये यहाँ से हमें क्लियर है कि जो टी हैट पर डी टी हैट बाई डी टी है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है इस पर। अगर ये नॉर्मल है तो इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ किससे, एन से। मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, इफ एन हैट जो है, अगर आपके पास यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डी टी, देन लिख देते हैं ये, इफ एन हैट इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में भाई, इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। देन तो इसकी डायरेक्शन में होंगे तो पैरेलल होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, टी हैट डॉट एन हैट क्या है आपके पास 0। यहाँ से आपको पता चल गया एन हैट टी हैट पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आपने इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। जिस तरह आपने डी आर बाई डी एस का निकाला था, इसी तरीके से अब आप डी टी हैट बाई डी टी का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, निकाल लें भाई। डी टी हैट बाई डी टी वो क्या आएगा, लिमिट, अब की बार डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा टी हैट बाय डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा जब टाइम अप्रोच कर जाएगा 0 तो उनके दरमियान में जो एंगल डेल्टा साइड बताया था वो भी अप्रोच कर जाएगा 0, और जो वो आर्क लेंथ थी डेल्टा एस वो भी अप्रोच कर जाएगी 0। तो यहाँ पर अब चेन रूल लगेगा, डेल्टा टी हैट डेल्टा साई टाइम 0 की वजह से डेल्टा साई, ये इंट्रोड्यूस हो गया ऊपर नीचे, फिर इंट्रोड्यूस हो गया आपके पास डेल्टा एस, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये चीज़ डेल्टा टी ही है, ठीक है। अब आप इसको सेपरेट कर लें, डी टी हैट बाई डी टी ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये डेल्टा एस बाय डेल्टा, जब इस पर लिमिट पुट करेंगे तो ये टोटल डिफरेंशियल में चेंज हो जाएगा, डी टी बाई डी टी डी साई हो जाएगा, डॉट डी साई ओवर डी एस डॉट डी एस बाय डी टी। अब ज़रा आपने यहाँ पर गौर करना है, डी टी बाई डी साई ये आपके पास किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल है 1 के। क्यों, जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा टी
तो जो आपकी जो खम सी बनी हुई है, जो आर्क लेंथ, ये इस तरह से खम बना हुआ था और उसके दरमियान में ये जो आर्क लेंथ है ये बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज़ और ये चीज़, अब ये मैं टाइम फॉर एग्जांपल ये क्यू है और ये पॉइंट पी है, जब मैं टाइम ही ज़ीरो कर दूंगी तो ये पॉइंट उठ के यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब है ये खम और ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो डी टी और बाई डी साई किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। फर्दर मोर डी साई ओवर डी एस, ये आपके पास होता है कर्वेचर, ये क्या होता है, कर्वेचर, ठीक है। और उसके बाद डी एस बाई डी टी आपके पास किसके इक्वल आ चुका है, वो आपके पास v के इक्वल है, क्योंकि s का टाइम डेरिवेटिव वेलोसिटी होती है। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करने लगी हूँ 1, ये आ गया सेकंड वाला कर्वेचर, और ये आपके पास आ गई वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद अगर k को मैं मजीद क्या करूँ, चेंज करूं या मॉडिफाई करूं, तो कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में इनवर्स रिलेशन होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 1/ρ, ठीक है। तो यहाँ पर डी टी हैट बाई डी टी का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया v/ρ। अब आप क्या करेंगे, अब आपने डायरेक्शन निकाल ली हुई है, मैं वही करने लगी हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब आप वेक्टर बनाने लगे। क्यों, क्योंकि आपको डी टी हैट बाई डी टी वैक्टर चाहिए। तो अब आपके पास नाउ क्या बनेगा, जो एक्सप्रेशन डी टी हैट बाई डी टी बनेगा, उसमें पहले तो इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरी इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। और इसकी डायरेक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो एन की डायरेक्शन में है, और इसका मैग्नीट्यूड अभी थोड़ी देर पहले आप डिराइव कर चुके हैं, वो v/ρn है, ठीक है। आप क्या करें, इस वैल्यू को उठा के स्टैरिक में पुट कर दें, तो स्टैरिक आपके पास क्या इम्प्लाई कर जाएगी, स्टैरिक विल इम्प्लाई a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, और डी टी बाई डी हैट की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें v, ये वाला, और एक ये वाला v²/ρ, और यहाँ पर आपके पास n यूनिट वेक्टर आ गया। यहाँ से आपने क्या कंक्लूड किया, ये सारा का सारा एक्सप्रेशन आपको लर्न होना चाहिए। ये अगर आप एक्सप्रेशन याद नहीं करेंगे तो माजरत के साथ आप टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स नहीं निकाल पाएंगे। मतलब जब कभी भी वो आपको कहता है कि आप AT निकालें, उसका मतलब होगा कि आप V डॉट निकालें, क्योंकि dv बाई dt V डॉट होगा। और जब कभी वो कहता है कि आप AN निकालें, तो उसका मतलब होगा आपको V का स्केयर निकालना पड़ेगा और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। फिलहाल आपसे फिर सिर्फ जो है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला फार्मूला वो अप्लाई करेंगे। पहले मैं एग्जांपल करा लूँ, फिर उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके पास क्या है, एग्जांपल है ये आपकी, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पैराबोला, पैराबोलिक पाथ के अलोंग वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड आपके पास कांस्टेंट है। डिटरमाइन द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स, आप किसके निकाल दें, ऑफ इट्स एक्सेलरेशन व्हेन इट रीचेस द पॉइंट हुज एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू उसने आपको दी हुई है, मतलब इसका मतलब है x इज इक्वल टू √5a पुट करना है। आपको कहता है कि आपने एक्सेलरेशन पर काम करना है, तो एक्सेलरेशन पर काम करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, इसका फार्मूला लिख लें, ठीक है। वो आपके पास क्या होता है, dv बाई डी टी, और साथ में ये आ गया आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट, और साथ में आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट जो होता है वो बेसिकली v²/ρn होता है, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, आपके पास जो AR है वो आपके पास हो गया v डॉट या dv बाई डी टी आप कह सकते हैं। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर इफ़ आई राइट नॉर्मल कंपोनेंट एज AN, तो वो आपके पास आ जाएगा v²/ρ। तो इनको आप इक्वेशंस के नाम दे दें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 है। बेसिकली आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आप फाइंड आउट कर लें। तो आपके पास स्पीड क्या है, वो कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है ये टर्म तो आपके पास पहले से ही 0 है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, AR इज इक्वल टू 0, और रेफरेंस आपने देना है सिंस V इज कांस्टेंट, V आपके पास क्या है, कांस्टेंट। इस वजह से आपके पास जो, शायद मैंने यहाँ पर नोटेशन, यहाँ पर T आना चाहिए, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं, रेडियल नहीं है। टेंजेंशियल कंपोनेंट जो आपके पास आ गया वो 0 आ गया, क्योंकि वेलोसिटी आपके पास क्या थी, कांस्टेंट थी। स्पीड जो बेसिकली वो आपके पास क्या थी, कांस्टेंट, तो AT तो आपके पास आ गया 0। अब आपका काम रह गया इसके लिए,
ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास वी स्केयर तो उसने कांस्टेंट बोली है, जो भी वैल्यू होगी वो उसका स्केयर आ जाएगा, लेकिन रो आपके पास नहीं है। तो आप सबसे पहले फाइंड करें रो। ठीक है, रो आपको मैंने रिवाइंड करके आप सुन सकते हैं कि रो मैंने आपको बताया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो फार्मूला होता है वो आप नोट डाउन कर लें। रो इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर, और यहाँ पर आपके पास होता है 3/2, और बाय में आपके पास आ जाता है क्या, सेकेंड डेरिवेटिव डी वाई स्केयर बाई डी एक्स स्केयर। मतलब सारा का सारा काम आपका ये रह गया कि आप अगर आप रो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपके पास जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वो आप फाइंड आउट कर सकेंगे। वो देखिएगा ज़रा, मुझे दो डेरिवेटिव्स चाहिए। यहाँ पर से मैं क्या करूँ, पहले मैंने एक्स लिख लिया, एक्स स्केयर मेरे पास किसके इक्वल है 4ay। यहाँ से अगर मैं इसको सेपरेट करूँ y को, और फिर मैं उसका y को अगर मैं सेपरेट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर बाय 4a। मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मुझे दो डेरिवेटिव्स चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या फाइंड आउट करके रख लूँ, डी वाई बाई डी एक्स, वो मेरे पास क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, और बाय 4a आ जाएगा, मतलब 2x बाय 4a, वो बेसिकली आपके पास x बाय 2a बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे मैं निकाल लेती हूँ डी स्केयर वाई बाई डी ऑफ एक्स स्केयर, वो आपके पास क्या आ जाएगा, x का आ जाएगा 1, और ये 1/2 है। तो यहाँ से अगर मैं रो की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो रो की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, रो इज इक्वल्स टू व्हाट, रो को मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ 1 प्लस डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, उसका जब स्केयर लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, स्केयर लेने से, इसका स्केयर लेने से आपके पास एक्स स्केयर बाय 4a बन जाएगा, 4a स्केयर, और इसकी पावर 3/2, और बाय में सेकेंड डेरिवेटिव 1/2 है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सारा, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा, बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम लेने के बाद 4a स्केयर प्लस एक्स स्केयर 3/2, और ये जो बाय में एज अ होल आ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद वो आपके पास क्या बना जाएगा, 2a का स्केयर, 2a का स्केयर। ठीक है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको उसने क्या दे रखा है, उसने आपको बोला हुआ है एब्सिसा ये है, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या है, स्क्वायर रूट 5 है। जब आप x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 पुट करेंगे तो रो की वैल्यू जो आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर 4a स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, 5a स्क्वायर बन जाएगा, 4 एंड 5 विल बी 9a स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से काट देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3 का क्यूब बच जाएगा। इसी तरीके से a की वैल्यूज होंगी, उनको सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, 27a बाय 4। ठीक हो गया। सो जो आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट निकलेगा वो बेसिकली क्या है, वी स्केयर बाय रो है, तो आप रो की वैल्यू पुट कर दें, ये डबल डिवाइड है, 4 किधर चला जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 27a। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने जंप किया है इस वैल्यू पर, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। सिमिलरली मैंने इस वैल्यू को जहाँ पर जंप किया है, वैल्यूज मैंने पुट की हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ एलेबोरेट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 3 है वो टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स के हवाले से है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड v along with the curve x square y is equal to this one and show that a has a maximum value। जो a की मैक्सिमम वैल्यू है वो ये। सोल्यूशन बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि a आपके पास किसके इक्वल होता है, dv बाई dt, और साथ में टेंजेंशियल, और यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का v स्क्वायर बाय n। अब आपके पास ये सारी चीज़ तो यहाँ से उड़ गई हुई है, क्यों, क्योंकि वो किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस हो चुका है, a आपके पास रिड्यूस हो चुका है v स्क्वायर बाय रो n में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आप सबसे पहले तो फाइंड आउट करेंगे क्या, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह के स्टॉप करिएगा। ठीक है, अब हमने रो फाइंड आउट करनी है। रो फाइंड आउट करने के लिए
अब आपके पास क्या है कि ए विल बी मैक्सिमम, ए आपके पास क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके पास, मैक्सिमम आ जाएगा जब रो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। सिमिलरली रो मिनिमम हुई तो ये मैक्सिमम, रो मैक्सिमम हुई तो ये मिनिमम। तो ए विल बी मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम चाहिए, ए का मैक्सिमम होगा व्हेन रो इज मिनिमम। तो पहले तो आप फाइंड आउट करें कि मिनिमम रो क्या है। यहाँ पर देखिएगा हेडिंग बना रही हूँ फॉर मिनिमम रो। पेपर में जरूरी नहीं है कि वो मैक्सिमम का वर्ड यूज कर रहा है, वो अगर यहाँ मिनिमम का वर्ड यूज करता है तो यहाँ फिर आपने रो मैक्सिमम वाली फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन करके डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा के इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे। उसके लिए 2 डेरिवेटिव चाहिए, वो यहाँ पर मैं सॉल्व करने लगी हूँ। रो का फार्मूला हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया है, 1+dy/d² का स्क्वायर होल बाय 3/2 और नीचे सेकंड डेरिवेटिव होता है, तो उसके लिए मैंने y को सेपरेट कर लिया इस एक्सप्रेशन में से, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, उस फार्मूले में इंसर्ट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास आंसर ये आ गया। अब मैंने मैक्सिमम और मिनिमम पे डिस्कशन करनी है, तो मैं क्या करूंगी, इस रो का पहला डेरिवेटिव लूंगी, उसको इक्वल टू 0 पुट करूंगी, उधर से जो वैल्यू आएगी उसको सेकेंड डेरिवेटिव जो रो का होगा उसमें पुट करूंगी और मैं बताऊंगी कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, आप लोगों को डेरिवेटिव आता है, आप क्वेश्चन टूल लगाएंगे और डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, डी रो बाय डी एक्स। इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर बेसिकली आपके पास आएगा 2/3 5x6 + 4a6। ये आसानी से निकल आता है, कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है, ठीक है। a3x6 और साथ में आपका यहाँ पर क्या आता है x6 - a6। ठीक होगी बात। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेके रख लें आप, d² रो बाय dx। ये इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। इसमें जब आपने वैल्यूज पुट की तो वो आपके पास बेसिकली क्या आएगा, डेरिवेटिव आप लेंगे किसका, फर्स्ट का डेरिवेटिव आपके पास पहली वाली टर्म ये है 2/3। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इतना सिर्फ आपने मैक्सिमम और मिनिमम बताना है तो वो आप आसानी से बता पाएंगे। a3x6 और साथ में यहाँ पर प्लस ये x6 a6 ऐसे ही आ गया, और मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ब्लैक हाँ नजर आ रहा है, प्लस सेकंड का आप अगर डेरिवेटिव लें तो ये 0 और इसका आ जाएगा 6x5 और साथ में ये वाली टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी 2/3 5x6 + 4a6 1/2 और बाय में आ जाएगा a3x6। ठीक है, ये अगर नहीं भी नज़र आ रहा तो आप लोगों को पीछे वाला एक्सप्रेशन तो पता है, वो आपने एज इट इज प्रोसीड कर लेना। अब आपने पुट क्या कहना है, डी रो बाय डी एक्स। जिस किसी को इस टेस्ट के बारे में नहीं मालूम, कमेंट सेक्शन में आके वहाँ मेंशन करिएगा, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि कौन सा लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर हो जाएगा। d/dt = 0 कर दें, इस चीज़ पूरे एक्सप्रेशन को 0 पुट करेंगे, ये दूसरी साइड पे जाके खत्म हो जाएगा। यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x6 - a6, किसके इक्वल आ जाएगा 0। तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, x = a। अब इसको पुट किस में करना है, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, तो इम्प्लाइज सेकंड डेरिवेटिव जो है रो का वो क्या इम्प्लाई, मैं रफली इसको पुट कर रही हूँ, जरा देखिएगा। जब मैंने यहाँ पर x को a पुट करना है, ये टर्म सारी 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ जो मर्जी डेरिवेटिव आया होगा, चाहे आप उसको सॉल्व करें ना सॉल्व करें, वो सारा का सारा यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक होगी बात। और यहाँ पर कहीं भी आपको नेगेटिव का साइन नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब है जो कोई भी x = a पुट करने से आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आप इसे सॉल्व ना करें, आप इस डायरेक्टली ये लिख लेंगे, d² रो बाय dx² इज पॉजिटिव एट x = a। सो अगर पॉजिटिव हो तो मिनिमम होता है, सो रो इज मिनिमम। ठीक है, किस पर, एट x = a। तो यही उसने कहा था आपको कि आप ये पहले बताएं कि आपके पास मिनिमम वैल्यू है x = a के लिए, और इसी तरीके से x = आप पुट कर दें। अब वो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है बेसिकली क्या, उसको देखते हैं।
उसकी वैल्यू अब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज जो निकालनी होती है वो बेसिकली आप रो के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। ये x इक्वल टू ए पर है, वो एक्सप्रेशन ये रेड कलर में लिखा हुआ है, इसको यहाँ पुट कर दें, जगह तो इतनी नहीं है, चलो यहीं पर कर देते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या आएगी, ज़रा गौर करिएगा। यहाँ पर ए पुट किया तो यहाँ पर आ गया ए की पावर 5, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 ए की पावर 6, यहाँ पर 4 ए की पावर 6 एज इट इज़, 3/2 एज इट इज़, 30 ए क्यूब एज इट इज़। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90 ए पावर 6 3/2 9, सॉरी 19 ही 9, 5 4 9 होता है, 90 नहीं होता। ए पावर 6 3/2, हाउ मेनी टाइम। और बाएं में आपके पास क्या आ जाएगा, थर्टी। जब चला दें तो कम से कम बता दिया करें कि चल रही है। ए पावर 8, सो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9a/10। अब देखिए रो आपका क्या आ चुकी है, मिनिमम आ चुकी है। रो अगर मिनिमम आ चुकी है किस पर, x इज इक्वल टू ए, और वो वैल्यू है कितनी, 9a/10, मिनिमम वैल्यू ये है। तो इसका मतलब है फिर a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम, क्योंकि ये मिनिमम होगा तो वो मैक्सिमम होगा, और हमें a की ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। इस वैल्यू को उठा के 1 में पुट कर दें। मैं यहाँ पर जगह, यहाँ पर सर चला नहीं यार, 1 इम्प्लाई वो क्या आ जाएगा, डबल डिवाइडेड 10 ऊपर चले जाएगा, 10 और v स्केयर ऑलरेडी है, ऑन बाय में 9 है। तो यही आपने प्रूव करना था कि एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ये है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा नर्व्स को कंट्रोल करते हुए इसको अटेम्प्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो कहता है फाइंड टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट डिस्क्राइबिंग द एलिप्स। वो एलिप्स एक कर्व बनी हुई है, उसके आप पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है उसके टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट्स मांगे आपसे, और वो मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और पार्टिकल किस पॉइंट पर है, 0 b। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा 0 है, और ऑर्डिनेट आपके पास मतलब वाई कंपोनेंट कोऑर्डिनेट आपके पास b है। तो सबसे पहले तो उसी तरीके से आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख लेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला dv/dt टेंजेंशियल डायरेक्शन प्लस v स्क्वायर बाय रो नॉर्मल। यहाँ से आप ज़रा देखिएगा, गौर करें, उसमें टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स आपसे मांगे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ तो यहाँ से फारिग हो गई। क्यों, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है किससे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लिहाजा अगर आप यहाँ पर कंपेयर करें तो कंपैरिजन के बाद जो आपके पास ए टी है वो तो बन गया 0, और ए एन जो है वो है v स्क्वायर बाय रो। ये तो फाइंड आउट हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के स्टॉप कर दें। इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट करनी है, इसके लिए आपको रो चाहिए होता है। रो का फार्मूला मैंने डिटेल में बता दिया है आपको, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, और ये आपके पास इम्प्लिसिट फॉर्म है, एक्सप्लिसिट, यस इट दिस इज नॉट एक्चुअली इम्प्लिसिट, दिस इज एक्सप्लिसिट फॉर्म। इसमें से वाई आप सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर डायरेक्ट फार्मूला लगाने लगी हूँ। डायरेक्ट फार्मूला से भी आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, दैट इज 2x बाय ए स्क्वायर 2y बाय बी स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा dy/d ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप अगर वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो dy/d ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, dy/d ऑफ x को आप सेपरेट करेंगे, वो यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बनेगी -b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा x ओवर y। सिमिलरली आपको रो फाइंड आउट करनी है तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए होगा, dy/d ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इस पर क्या लगा दें,
ये एक्स ओवर वाई पर क्वेश्चन ट्रू लगाएं। क्वेश्चन ट्रू लगाने से आपके पास जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो क्या बनेगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया वाई माइनस एक्स, और साथ में वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की, और यहाँ पर ये आपके पास आ गया वाई स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, पॉइंट उसने खुद दे रखा है आपको कि आप ये वाला पॉइंट पुट करें। पॉइंट पुट कर लेते हैं 0p एट 0p। आपके पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स क्या है, ज़रा गौर करिएगा, ये डी वाई बाई डी ऑफ एक्स है। आपने एक्स की जगह 0 पुट करना है, तो ये सारा का सारा 0, मतलब डेरिवेटिव 0। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया 0। सिमिलरली डी वाई स्क्वायर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव वो ज़रा फाइंड आउट कीजिएगा, माइनस बी बाई ए स्क्वायर एज इट इज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर बी आएगा, ये सारा का सारा 0 हो चुका है, बाय में बी स्क्वायर आएगा, तो वो कट कटा के और बचा के ये बच गया है। रो की वैल्यू ये लिख लें 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल है 0, 0 का स्क्वायर 3/2, और एज अ होल बाय में डबल डेरिवेटिव माइनस बी ओवर ए स्क्वायर। तो रो की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, रो की वैल्यू आ गई माइनस ए स्क्वायर बाई बी, क्योंकि आपके पास नेगेटिव को हम इग्नोर कर सकते हैं, नेगेटिव लेंथ नहीं है, क्योंकि ये रो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस लेंथ होती है, और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, लिहाजा हम नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं। तो हम इसको कह देते हैं रो इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी सिंस रो इज लेंथ। अच्छा, तो सो 1 क्या आपके पास इम्प्लाई कर जाएगा ए एन दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है, और बी ऊपर आ जाएगा तो बी वी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इस चीज़ को उठा के आप यहाँ 1 में लगा दें, बाय रो हो गया, ठीक है। तो यही आपके पास रो की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, रो को आपने यहाँ पर पुट करना है, बी ऊपर आ जाएगा बी वी स्क्वायर, और बाय में ये ए आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, बेसिकली नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ गया जब पार्टिकल मूव कर रहा था इलिप्स के लॉन्ग, और पॉइंट कौन सा था 0b। तो यहाँ तक आपका चैप्टर वाइंड अप हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। Yes students, this was all about today's lecture. Hopefully you have understood each and everything that we have discussed in our lecture. If you are facing any sort of problem, you are always welcome to give a positive feedback in the comment section. Take very good care of yourself. Keep us in your benediction. Allah Hafiz.